नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में भूमि खरीदने के 7 दिन में पूरी होगी गैर कृषि कराने की प्रक्रिया, ऑनलाइन होगा आवेदन। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 की सभी तैयारियां पूरी। पहला दल 6 जुलाई को पिथौरागढ़ पहुंचेगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की कार्यकर्ताओं को 2 टूक विधानसभा चुनाव लड़ना है तो अध्यक्ष पद छोड़ दें। उत्तराखंड में शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्य, शिक्षकों की नौकरी पर गहराया संकट, फार्मूला तय नहीं कर पाया विभाग। उत्तराखंड एसटीएफ ने मोहम्मद सलाउद्दीन को कट्टरपंथी गतिविधियों में उधम सिंह नगर से किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में एसआईआर अभियान में लगेंगे टेक्निकल वॉलंटियर, बीएलओ संघ करेंगे सहयोग, फॉर्म वितरण के बाद करेंगे डिजिटाइजेशन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी संगठनात्मक जमीन को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा 2 दिवसीय महत्वपूर्ण संगठनात्मक दौरे पर राजधानी देहरादून पहुंची हैं। उनके इस दौरे से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में भारी सियासी हलचल देखी जा रही है। देहरादून पहुंचते ही प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने पार्टी के दिग्गज नेताओं, पदाधिकारियों और कोर कमेटी के सदस्यों के साथ मैराथन बैठकों का दौर शुरू किया। आप सब जानते हैं कि संगठन सृजन के दौरान हमारे तमाम जिला इकाइयों का गठन हुआ, साथ साथ में ब्लॉकों का गठन हुआ। सभी जिलों की संगठन के हिसाब से जो प्रगति हुई, उस पर जो हमारे जो कार्यक्रम हुए, आज सभी जिलों की समीक्षा है। तो आज यही कार्यक्रम है। इसके बाद हमारी प्रभारी जी सभी सीनियर लोगों से मुलाकात करेंगे, आगे के कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। ये सब आज अध्यक्ष जी। और आगे बढ़ते खबरों में, उत्तराखंड हाईकोर्ट में उधम सिंह नगर की जसपुर तहसील के 3 ग्राम शिपका, मिलक शिपका और मनोरार्थरपुर थर्ड को राजस्व ग्राम बनाने को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई सुनवाई के दौरान वन विभाग द्वारा कोर्ट से विश्लेषण करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई है, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने वन विभाग को 4 सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद की तारीख तय की है। सिंह वर्सेस स्टेट की जनहित याचिका थी, मुख्तार सिंह जी ने फाइल करी है। इसमें 3 गांव, जो कि तुमड़िया डैम जब बना था तो उसको ज़मीन एक्वायर करी थी, उसके लिए 3 गांव सीपका, मिलक सीपका और मनोरथपुर थर्ड, इसको डी नोटिफाई करने के लिए और रेवेन्यू विलेज घोषित करने के लिए ये PIL करी गई है। इसमें माननीय खंडपीठ ने पहले ऑर्डर कर चुके हैं कि डी नोटिफाई करने के लिए आप प्रपोजल बनाइए, जिसके हेतु 2 नोडल ऑफिसर्स, एक सिंचाई विभाग, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नोडल ऑफिसर्स को अपॉइंट करा था। उन्होंने प्रपोजल बना दिया है। और अब खबर देहरादून से है, जहां जिला प्रशासन अतिक्रमण के खिलाफ जल्द ही बड़ा अभियान चलाने की तैयारी में है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सार्वजनिक भूमि और सरकारी संपत्तियों को अवैध कब्जा मुक्त कराने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इसलिए संबंधित विभागों और एजेंसियों को गंभीरता से अवैध कब्जेदारी रोकने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। ऑनरेबल सीएम सर के भी डायरेक्शंस हैं कि अतिक्रमण को सारे के सारे एजेंसीज के द्वारा जिसे सीरियसली इनको पॉइंट किया जाना है या इन पे काम किया जाना है। तो इस संबंध में मेरे द्वारा भी मल्टीपल मीटिंग्स में डायरेक्शंस भी दिए गए हैं, एरियाज़ भी आइडेंटिफाई किए गए हैं कई सारे, और उन एरियाज़ में इस तरीके की इंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव या उस तरीके के जो एक्शंस लिए जाने उसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ के द्वारा जल्दी इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तराखंड सरकार की तिजोरी भरने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली कुमाऊं की गौला और नंधौर नदियों में इस सत्र का खनन काम सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है, जिसके तुरंत बाद वन विभाग ने दोनों नदियों में खनन बंद करवा दिया है।
कौला नदी में इस साल 51 लाख घनमीटर का टारगेट दिया गया था। जो टारगेट है कल पूर्ण हो चुका है। उसके बाद से कौला नदी बंद कर दी गई है। इस बार जो टिपिकली हमारी नदी 31 मई को बंद होती थी, इस बार भारत सरकार द्वारा छूट दी गई थी। इस कारण से नदी अब तक चलाई गई। और नदी बंद होते ही क्षेत्र में अवैध खनन ना हो, इसलिए जो भी रास्ते हैं जो नदी की ओर जाते थे, सभी को काट के बंद कराया जा रहा है। उसके आसपास जितनी भी लेबर है जो रहती है नदी के आसपास, उन सभी को वहाँ से हटने के लिए कहा जा रहा है, जिससे कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जंगल के आसपास ना रहे, जिससे भविष्य में अतिक्रमण की संभावनाएं ना हो। और इसके साथ ही लोगों को आगाह किया जा रहा है कि आप नदी वगैरह तल वगैरह बना चाहें, तभी पानी बढ़ सकता है। और अब खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले के कांडा तहसील सहित जिले के अन्य गांव में अवैध खड़िया खनन से आई दरारों के मामले का स्वतः संज्ञान लेने वाली जनहित याचिका के अलावा 165 खनन इकाइयों से संबंधित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की है। सिंह वर्सेस स्टेट की ये जनहित याचिका थी, मुख्तार सिंह जी ने फाइल करी है। इसमें 3 गांव, जो कि तुमड़िया डैम जब बना था तो उसको ज़मीन एक्वायर करी थी, उसके लिए 3 गांव सीपका, मिलक सीपका और मनोरथपुर थर्ड, इसको डी नोटिफाई करने के लिए और रेवेन्यू विलेज घोषित करने के लिए ये PIL करी गई है। इसमें माननीय खंडपीठ ने पहले ऑर्डर कर चुके हैं कि डी नोटिफाई करने के लिए आप प्रपोजल बनाइए, जिसके हेतु 2 नोडल ऑफिसर्स, एक सिंचाई विभाग, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नोडल ऑफिसर्स को अपॉइंट करा था। उन्होंने प्रपोजल बना दिया है। और अब खबर लक्सर से है, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल 12 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे जनसंपर्क अभियान के तहत दौरा करते हुए विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। गांधी जी के जो 12 वर्ष का एक बेमिसाल जो समय रहा है, उसको देश का हर बच्चा भी गर्व के साथ आपस में उत्सव के रूप में मनाना चाहता है। और ये सौभाग्य हमको भी मिला है। आज वही 12 वर्ष का जो इतिहास है, जिस तरीके से उनके नेतृत्व में भारत ने विश्व में ऊंचाइयों को स्पर्श किया है, अंतिम छोर के व्यक्ति को विकास की नई गंगा दी है। इस राष्ट्र को स्वाभिमान और सम्मान के साथ हर क्षेत्र में प्रगति के शिखर को चुना है। उत्तराखंड प्रदेश में बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया है। आपको बता दें कि SC/ST छात्रवृत्ति घोटाले की जांच के लिए सिलसिले में MPLA 2002 के तहत लगभग 13 करोड़ रुपए की चल और अचल प्रॉपर्टी को प्रोविजनल कोर्ट में अटैच किया गया है। ईडी ने करीब 13 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर बड़ी कार्रवाई की है। उत्तराखंड में SC/ST छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर भी बड़ी कार्रवाई हुई है और अब इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने SC/ST छात्रवृत्ति घोटाले की जांच के सिलसिले में PMLA 2002 के तहत लगभग 13.83 करोड़ रुपए की चल और अचल प्रॉपर्टी को प्रोविजनल रूप से अटैच किया। ये कार्रवाई ईडी के देहरादून सब जोनल ऑफिस ने की। ये पैसा उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग में जारी किया गया। SC/ST छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी के अनुसार जांच में आगे पता चला कि कॉलेज मैनेजमेंट और स्टाफ के कंट्रोल में स्टूडेंट्स के नाम पर बैंक अकाउंट खोले गए और चलाए गए। कई स्टूडेंट अकाउंट खोलने के लिए कॉलेज के कर्मचारियों के कॉमन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया। एडमिशन और बैंकिंग फॉर्मेलिटीज को आसान बनाने के लिए बिचौलियों को रखा गया। ऐसे अकाउंट में ही जमा की गई स्कॉलरशिप की रकम बाद में इंस्टीट्यूशन को वापस ट्रांसफर कर दी गई या कैश में निकाल ली गई। जांच में मनिका शर्मा का नाम भी सामने आया, जो स्कॉलरशिप फंड को दूसरी जगह लगाने के काम करती थी। शर्मा संबंधित संस्थानों और सोसाइटियों के कामकाज को संभालती थी। स्कॉलरशिप फंड को शिक्षण सोसाइटियों, ट्रस्टों और संबंधित संस्थाओं के अलग अलग बैंक खातों में घुमाया जाता था, ताकि पैसों के स्रोत को छुपाया जा सके। साल 2011 और 12 में कांग्रेस की सरकार थी। वही भाजपा इस घोटाले का जिम्मेदार कांग्रेस में रहे उन शीर्ष नेताओं को बता रही है। वही कांग्रेस भी अपने नेताओं पर लगे आरोप को पूरी तरीके से निराधार बताते नजर आ रही है। काफी साल हो गए हैं, इसमें जांच चल रही है, CBI की भी जांच चल रही है।
और यहाँ की मैं बात करता हूँ तो यहाँ SIT की जांच चल रही है और इस विषय को लेकर के हम लोग माननीय मंत्री भारत सरकार के पास भी गए थे। मैंने कहा ये जांचें तो चलती रहेगी, किंतु साथ साथ जो छात्रवृत्ति से वंचित है उनको पुनः छात्रवृत्ति शुरू कर दी जाए। ये माननीय भारत सरकार के मंत्री जी से हमने कहा और उन्होंने कहा कि 2 महीने के अंतराल में इसमें हम कोई ना कोई समाधान। उत्तराखंड का अंदर का सबसे पहला तो ये मिशन रहा है कि हम सबको साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। वहीं जो छात्रवृत्ति घोटाला जो उत्तराखंड में जो सामने आया है, ये घोटाला आज का नहीं बल्कि ये कांग्रेस के टाइम से भी और उससे पहले बीजेपी के टाइम से भी है। अब यूँ कहें कि जब इस घोटाले की जांच होनी चाहिए थी तो दोनों सरकारें मौन रही हैं और इस पर किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसमें स्पष्ट ये है कि इस घोटालों से जहां एक और SC ST के लोगों को, उनके जो छात्र थे, उन छात्रों को बड़ा आर्थिक जो सहयोग मिलता था वो नहीं मिल पाया है। छात्रवृत्ति घोटाले का जहां तक सवाल है, कांग्रेस का स्पष्ट बिल्कुल ऐलान है, आप कार्रवाई करिए जो लोग उसमें शामिल हैं, लेकिन कार्रवाई में पिक एंड चूज मत करिए। ये कौन सी पार्टी से संबंधित है, ये कौन सी पार्टी से संबंधित है, ये रूलिंग पार्टी का आती है, ये ऑपोजिशन का आदमी है, ऐसा नहीं काम चलेगा। आपको कार्रवाई करनी है, सबके खिलाफ बराबर की कार्रवाई करिए, एक ही तराजू में तोलिए। अरे भाई किसका था बिहाइव, सबको मालूम है। कपूर साहब का परिवार, हरबंस कपूर साहब विधायक रहे 8 बार, अजय विधायक, उनकी धर्मपत्नी विधायक, और उनके इंस्टीट्यूट में, उनके कॉलेज में इतना बड़ा छात्रवृत्ति घोटाला हुआ 5 करोड़ से ज़्यादा का। ईडी ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और SC ST छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़े जो एक महत्वपूर्ण मामले में एक राजनेता के 14 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी को जब्त करने का काम किया है। सुनने में आया है कि इसके तार उत्तराखंड में भी फैले हुए हैं और यहाँ उत्तराखंड में भी उनके कुछ इंस्टीट्यूट थे। इससे पहले भी उत्तराखंड में एक SC ST छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर के 2019-20 में जांच हुई थी, SIT का गठन हुआ था, जिसमें कुछ सफेदपोश नेताओं के बच्चों के नाम से कॉलेजों के नाम निकल करके आते। देखिए, छात्रवृत्ति घोटाला जिसमें देवभूमि शर्मसार हुई थी, कांग्रेस और बसपा की सरकार थी, उस समय सुरेंद्र राकेश जी कैबिनेट मंत्री थे और उन्हीं की उपस्थिति में ये इतना बड़ा घोटाला हुआ था जिसकी जांच लगातार चल रही है और प्रमोशन में आरक्षण भी उसी समय खत्म हुआ था। तो मैंने उस समय भी कहा था कि 3 तिलंगे होंगे नंगे, 3 तिलंगे होंगे नंगे, सुरेंद्र राकेश, प्रीतम सिंह चौहान और यशपाल आर्य। कुल मिलाकर जांच में पता चला है कि इन पैसों को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अलग अलग चल और अचल संपत्तियों में निवेश किया गया है। इससे वेलफेयर स्कीम का मकसद ही खत्म हो गया। ईडी ने लगभग 13.83 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियों को जब्त करने का प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया। इन संपत्तियों में हरिद्वार और रुड़की में मौजूद फिक्स्ड डिपॉजिट खाते, जमीन और सेक्शन संस्थागत बिल्डिंग शामिल है। ऐसे में सवाल यह है कि करोड़ों का घोटाला बिना सरकार में रहे जिम्मेदार के माध्यम के बिना नहीं हो सकता। ऐसे में जांच एजेंसियां घोटालों के पीछे रहे सफेदपोश बेनाम चेहरों को भी तलाशने में जुटी हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा के विमोला में निर्माण काम का मलबा कोसी नदी में डाले जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग और निर्माण काम कर रहे पक्षकारों से 3 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश के साथ ही याचिकाकर्ता से प्रशासन के जवाब पर अपना जवाब पेश करने को कहा है। आज से सुनवाई तो इस केस में पहले भी हुई थी, लेकिन उस समय कोर्ट ने जो है कि जो इसमें प्रतिवादी हैं, रिस्पोंडेंट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SDM और तहसीलदार और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल संस्थान, और जिसने ये वहाँ पर इलीगल माइनिंग और इलीगल जो वहाँ पर जो गांव के रास्ते उनकी जो तोड़फोड़ की है और जो मलबा इन्होंने कोसी नदी में डाला है, उन्होंने भी कोई जवाब दाखिल नहीं किया। उनको लोग कोर्ट के द्वारा उनको समय दिया गया है और हमसे कहा गया है कि आप जो है जो काउंटर एफिडेविट DM और SDM और तहसीलदार द्वारा दाखिल किया गया उसका आप जवाब दाखिल करिए। देहरादून के पलटन बाजार स्थित ननकानी गारमेंट्स के 3य तल पर बने कपड़े के गोदाम में आग लग गई। कोतवाली पुलिस और फायर स्टेशन के 4 दमकल वाहनों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। जांच में सामने आया कि 3री मंजिल पर लिफ्ट लगने के दौरान वेल्डिंग का काम चल रहा था और इसी दौरान गोदाम में आग लग गई और
रखा सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं सहसपुर की, जहां सहसपुर रागीवाला गांव में भारतीय जनता पार्टी के नेता विनोद कुमार की दर्दनाक हत्या के बाद उपजा तनाव अब धीरे धीरे शांत होने लगा है। गांव में जनजीवन पटरी पर लौट रहा है, लेकिन घटना को लेकर उपजा आक्रोश और पीड़ित परिवार के प्रति है। स्थानीय और प्रदेश स्तर के नेताओं का मृतक विनोद कुमार के परिजनों से मिलने और ढांढस बंधाने का सिलसिला थमा नहीं है। जैसे अभी हम लोग परिवार से मिलकर आए हैं, हमारा होनहार कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के सोशल मीडिया प्रभारी के नाते हमारे मोर्चे में काम करना और निरंतर काम करते करते हंसमुख चेहरा एक खुशहाल परिवार, आज परिवार का एक चला गया, एक होनहार कार्यकर्ता चला गया। आज उसको लेकर हम लोग सभी लोग आज उस परिवार से मिलकर, उस माता से मिलकर, उस पिता से मिलकर, उस बच्चे से मिलकर, उस परिवार से, भाई से मिलकर सबके आंसू नहीं रुक पा रहे हैं। और अब खबर डोईवाला से है, जहां सिमलास ग्रांट में स्पर्श गंगा अभियान के तहत महिला सशक्तिकरण एवं सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्पर्श गंगा अभियान की राष्ट्रीय संयोजिका, फिल्म निर्माता, अभिनेत्री एवं समाज सेवी डॉक्टर आरुषि निशंक उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप कन्याल ने की। अपने संबोधन में डॉक्टर आरुषि ने कहा कि स्पर्श गंगा अभियान से अब तक 5.5 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आरुषि जी, क्योंकि वो स्पर्श गंगा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो उनका फर्ज भी बनता था, उनका कर्तव्य बनता था कि अपने इस क्षेत्र में भी एक जागरूकता अभियान चलाए। और उसी जागरूकता अभियान के तहत डॉक्टर आरुषि निशंक आज यहाँ दूधली क्षेत्र में पहुंची और आपने जनता से आह्वान किया, मातृशक्ति से आह्वान किया कि हमें स्वच्छ भारत अभियान, हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए और ये स्पर्श गंगा अभियान से हम सब लोगों को जुड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जितनी आज हमने मातृशक्ति में जागरूकता देखी, कई बार भी अपनी मातृशक्ति को देखती हूँ, मुझ में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि ये वो मातृशक्ति है जिन्होंने अपने घर को भी बनाया है, समाज को बनाया और इस देश को भी बनाया है। तो आज बस इन्हीं लोगों से थोड़ी प्रेरणा लेने और इन लोगों से थोड़ा सीखने आज मुझे यहाँ दूधली गाँव में आने का मौका मिला। और बहुत ही प्यारा गांव रहा है हमेशा से, और काफी मैं पिताजी के साथ भी इस गांव में बहुत घूमी हूँ। आज आरुषि जी यहाँ पर पहुंची थी और काफी समय उन्होंने यहाँ पर दिया और एक वृक्ष माँ के नाम जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसके निमित्त एक वृक्ष यहाँ पर लगाया और सबसे आह्वान किया कि सभी लोग पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक वृक्ष अपने आवास पे, अपने क्षेत्र में जरूर लगाएं। और स्पर्श गंगा के लिए उन्होंने आह्वान किया कि आप लोग बढ़ चढ़कर इस गंगा स्वच्छता के अभियान में भी प्रतिभाग करें। तो सभी लोगों ने उन्हें आश्वस्त किया है कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्यक्रम बहुत सफल। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। बनबसा में मेडिकल स्टोर संचालक पर दर्ज दुष्कर्म और पॉक्सो मामले में नया मोड़ सामने आया है। पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग उनके घर पहुंचकर मामले में समझौते का दबाव बना रहे हैं और विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दे रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न होने से नाराज परिजनों और क्षेत्र की महिलाओं ने थाने का घेराव कर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। हम ये कहते हैं, वो हमारी छोटी बहन लगती है,
हम इतना ही कहना चाहेंगे, जो ये अंजनी विक्रम है, भुवनचंद्र जोशी है और क्या कहते हैं अपना ये सोनू है, ये तीनों अभी भी घूम रहे हैं बाहर। इतना समय हो गया, पुलिस कह रही है कभी आज मिलेंगे, कल पकड़े जाएंगे, वो अभी भी बाहर है। वो जब तक आप पकड़ने जाएंगे कैसे हो चलेगा? तो बहन का घर यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है। अब जब इतने ही लोग आसपास के लोग सुरक्षित नहीं है तो कैसे होगा? पुलिस ने थोड़ा इसमें कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। हम चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द यहाँ पकड़ के लाओ और उनको थाने में बंद करो और उनके पास सख्त कार्रवाई हो। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।